अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। श्री विधि से धान की नर्सरी तैयार करने की तकनीक। अगेती फूल गोभी की उन्नत प्रजातियां और पौधशाला तैयारी। तिल की बुआई पर तकनीकी जानकारी। श्री विधि से धान की खेती के बारे में अधिकतर किसानों को अभी भी जानकारी का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण इस तकनीक को अपनाने में हिचकिचाते भी हैं। लेकिन इस विधि से खेती करना काफी लाभकारी है, इसलिए इसको अपनाने में देरी न करें। और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सिंह से। आज हम आपके सामने धान को उगाने की एक ऐसी तकनीक को बताने जा रहे हैं जो दुनिया में एक मिसाल रखती है अपने आप में, और उस तकनीक का नाम है मेडागास्कर विधि, जिसे हम श्री विधि के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम आपको शुरू कर रहे हैं इस तकनीक का, जहां से है पहले तो होता है कि नर्सरी की तैयारी। इसके लिए आप वैसी वैरायटी जो कम दिन वाली हैं, मध्यम दिन में पकने वाली हैं या ज्यादा दिनों में पकने वाली हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की आपकी जमीन है, वैसे अनुसार उसके अनुसार आप वैरायटी का चयन करें। किस्मों का चयन अगर जल्दी पकने वाली अगर फसलों की अगर कर रहे हैं तो हमको एक वैरायटी होती है जिसका नाम है सहभागी। दूसरी हमारी वैरायटी है जिसे 90 दिन में पकती है, वो है दंतेश्वरी। तो ये कम दिन में पकने वाली ये दो वैरायटी आपके पास हैं। दूसरी आपकी वैरायटी जो हम बताएंगे जो कि मध्यम दिन में पकती हैं, तो ये तो रहा आपकी वैरायटियों के बारे में जानकारी। अब हम यहाँ शुरू करेंगे कि आप नर्सरी की तैयारी कैसे करें। तो नर्सरी की तैयारी में हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपको 1 एकड़ की बुआई करनी है, तो 1 एकड़ में जैसा हमने कहा कि 2 से लेकर 2.5 किलो बीज ये पर्याप्त बीज है। तो इसके लिए कम से कम आप 2 से 2.5 किलो के एरिया के हिसाब से आप जमीन तैयार कर लें। हमारे समझ से 5 बाई 5 ये जो है 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा। यदि आप इतनी एरिया ये तैयार कर लें तो ये फर्स्ट क्लास है आपके लिए, ये 2 से लेकर 2.5 किलो बीज के लिए। हम करते पहले क्या है कि पहले खेत को हम फावड़े से खुदाई कर लेते हैं, जितनी भी कंकड़ पत्थर है उसे हटा लेते हैं। हटा लेने के बाद जितने भी उसमें घास खरपतवार है उसे भी निकाल लें और मिट्टी को भुरभुरी बना लें। और फावड़े से एक काम करें कि फावड़े से किनारे की मिट्टियां उठा करके हम उसी के ऊपर रख दें, तो उससे क्या हो जाता है कि वो थोड़ा ऊंचा उड़ जाता है। ऊंचा उड़ जाने के बाद फिर हम पुनः जमीन को समतल करते हैं। समतल कर लेने के बाद अब हमारा पहला काम ये होता है कि व्यवस्था करना गोबर की सड़ी खाद का।
तो इतने के लिए हम कम से कम 4 टोकनी या 5 टोकनी गोबर की खाद रखते हैं जो अच्छी तरह से सड़ी हुई हो। तो हम एक काम करते हैं, लगभग 1 से लेकर 2 इंच हम गोबर की सड़ी खाद हम उसके ऊपर पहले फैला देते हैं। फैला लेने के बाद हम एक काम और करते हैं कि हम उसी खेत की थोड़ी भुरभुरी मिट्टी को हल्का सा 1 इंच वो भी बिछा देते हैं। फिर हल्का सा थोड़ा गोबर की खाद उसके ऊपर बिछा देते हैं। बिछा लेने के बाद फिर हम हाथ से बढ़िया सा उसको मिला लेते हैं। मिला लेने के बाद अब हम उसको फिर से समतल बना लेते हैं। अब हमें जो 2 से 2.5 किलो जो मेरा धान है, इस धान को हम 1 दिन पहले रात भर पानी में भिगो देते हैं। और वैसे कपड़े में हम भिगोते हैं, कपड़ा माने आपका सूती होना चाहिए या जूट के बोरे हों। ढीला बांधिए, इसलिए बोल रहे हैं कि पानी में रात भर भिगोने के बाद वो बढ़ जाता है। यदि आपने उसको कस के बांधा हुआ है तो फट सकता है। वो 12 घंटे जब हो जाए पानी में भीगे हुए, सुबह बाहर निकाल दें। बाहर निकाल के बाद उसको छाया में कहीं रख दें जिससे पानी ऊपर पूरा निथर जाए। निथर जाने के बाद भिगोने अगर शुरू कर रहे हैं तो वो पानी ही जो हम जिस पानी में भिगो रहे हैं उसी में दवा मिला दें। या दूसरा तरीका, यदि हम धान को भिगो करके खाली हैं और बुआई करने जा रहे हैं उस टाइम में हम मिला दें। जब हल्का हल्का उसमें अंकुरण निकलना शुरू हो जाए, हमेशा शाम को बोनी आप किया करें। इसलिए शाम को बोनी करने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि हमने हमेशा ये देखा है, अगर हम शाम को अगर बोनी करेंगे तो बोनी करने से क्या होता है, हमको 12 से लेकर 14 घंटे का समय छाया वाला मिल जाता है। तो आप सब लोग जानते हैं कि छाया में क्या होती है कि नमी नीचे से ऊपर की तरफ आती है। अगर बीज हमारा ऊपर की तरफ भी अगर रह गया है तो भी क्या होता है, उसमें नमी पकड़ लेती है और वो बीज 2 से लेके 3 दिन पहले नॉर्मल नमी की अपेक्षा उग जाता है। ध्यान ये रखें कि कम से कम एक धान से दूसरे धान में हल्की सी दूरी बनी रहे, जिससे क्या हो कि बीज अच्छी तरह से उगे और उनको भोजन मिले। तो पूरी तरह से धान को बढ़िया से ऊपर फैला लें। फैला लेने के बाद अब 1 टोकनी जो गोबर की खाद आपकी बची हुई है, इस 1 टोकनी गोबर की खाद के उसके ऊपर फैला दें, जिससे धान पूरी तरह से ढक जाए। अब चाहे हजारा ले लें आप, या तो पानी का कुछ ऐसा जो बाल्टी में पानी लेकर के हाथ की सहायता से या किसी और बर्तन की सहायता से उसको अच्छी तरह भिगो लें। और आप देखेंगे कि तीसरे दिन वो उगना बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब बाहर निकलना शुरू हो जाए तो अब उस समय में बहुत ज्यादा पानी की आपको जरूरत नहीं मिलेगी। क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए कि अब वो जड़ें नीचे जा रही हैं और उन पानी को जहां हम दिन में 3 टाइम देते थे, 1 टाइम भी यदि हमने पानी दे दिया है सुबह या शाम तो भी वो चल जाएगा। सब्जियों में फूलगोभी की खेती अगेती मध्यम और पछेती रूप में बड़े पैमाने पर की जाती है। जो किसान अगेती फूलगोभी की खेती की चाह रखते हैं, उनको उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर स्वस्थ नर्सरी तैयार करनी होगी, जिसकी जानकारी के लिए हमने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज के डॉक्टर अमर सिंह यादव से। खरीफ मौसम में फूल गोभी की जो है नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले कल्टीवेटर से जो है या देसी हल से जो है उसकी जुताई कर लेते हैं। इसके बाद ही इसकी नर्सरी हम तैयार करते हैं। किसान भाइयों, इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम उसकी जो है क्यारियाँ तैयार करते हैं। क्यारियाँ तैयार करने के लिए क्यारी की जो चौड़ाई रखते हैं लगभग 1 मीटर रखें और जो लंबाई उसकी जो है 4-5 मीटर तक हम उसको कर सकते हैं। एक बात ध्यान देते हैं कि उसमें जो है 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, 1 भाग बालू, 1 भाग खेत की उपजाऊ मिट्टी को हम बराबर मात्रा में मिला लेते हैं। साथ साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि 2 क्यारियों के बीच में एक नाली अवश्य रखें। उस नाली का कार्य ये होगा, यदि हमको सिंचाई की आवश्यकता पड़े तो सिंचाई नाली के रूप में काम करना होगा। साथ साथ यदि उसमें जल भराव की दिक्कत आए तो जल निकास की नाली के रूप में प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले बात आती है कि इसमें जो है कौन कौन सी प्रजातियां हम इस समय प्रयोग करेंगे। प्रजातियों के रूप में किसान भाइयों हम आपको बता दें कि अर्ली क्वारी, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, साबा और अग्रिम, ये प्रमुख प्रजातियां हैं। इनके अलावा कुछ प्रजातियां और भी हैं। इन प्रजातियों में से जो आपके पास उपलब्ध हो जाए उन प्रजातियों को लेकर के हम खरीफ के मौसम में इसकी नर्सरी डालें। नर्सरी डालने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी क्यारियां मैंने तैयार की हैं उन तैयार क्यारियों की मिट्टी को हम पहले उपचारित कर लें। उपचारित करने का 2 तरीके हो सकते हैं किसान भाइयों। सब पहला तरीका हो सकता है कि चूँकि हम जो है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से जो है उससे हम उसको उपचारित कर लें। वो किस तरीके से उपचारित करेंगे किसान भाइयों, इसमें क्या करेंगे कि हम काली पॉलीथीन लेकर के जो क्यारियाँ मैंने तैयार की हैं उन क्यारियों के चारों तरफ एयर टाइट करके हम जो है
उसमें जब एयर टाइट कर लेंगे, हल्की उसमें नमी पहले से कर देंगे। नमी करने के साथ उसमें चारों तरफ से एयर टाइट करने से क्या होगा कि उसमें जो है जो भी हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस उसमें होंगे मिट्टी में, वो सब जो है सूर्य के प्रकाश से पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और हमारी मिट्टी उपचारित हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी उस क्यारी की मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। उसमें किसान भाइयों 1 kg ट्राइकोडर्मा ले लें, लगभग 1 कुंटल सड़ी गोबर की खाद ले लें, उसको जो है लगभग 14-15 दिन के लिए हम जो है अपने छायेदार स्थान में रख लेते हैं। ऊपर से टाट की बोरी से ढक देते हैं और ऊपर से हल्का हल्का पानी छिड़कते रहते हैं, जिससे उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। इससे कि जब उसमें फफूंदी फैल जाती है, उस फफूंदी वाली खाद को हम जो क्यारियाँ हमारे तैयार हुई हैं उन तैयार क्यारियों में हम फैला देते हैं, जिससे कि हमारी तैयार क्यारियों की मिट्टी उपचारित हो जाती है और जो है हमारी क्यारियाँ तैयार हो जाती हैं। इसके बाद किसान भाइयों क्या करेंगे कि इसमें जो है लगभग 300 से लेकर 350 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हम प्रयोग में लाते हैं। उतने बीज की जो है बीज शोधित कर लें। बीज शोधित करने के लिए जो है 2-2.5 ग्राम आप जो है कार्बेंडाजिम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से प्रयोग करते हैं, या फिर जो है ट्राइकोडर्मा से भी बीज शोधित कर सकते हैं हम लोग। इसमें जो है करने के साथ ही बीज की बुवाई करें। बीज की बुवाई करने के लिए किसान भाइयों हम क्या करेंगे कि 1 मीटर लंबी रॉड लेते हैं। उस रॉड को जो है हम उस क्यारी की साइड से दबाते जाते हैं, जिससे कि रो बन जाती है। रो के बीचों बीच में हल्का सा जो है हम बीज की बुवाई करते जाते हैं। ऊपर से पत्ती वाली खाद या महीन जो है गोबर की खाद से ढकते जाते हैं। ढकने से क्या होगा कि उसमें जो है सनलाइट का प्रभाव कम होगा, नमी हमारी संरक्षित बनी रहती है, और जो है ऊपर से पुआल या किसी से ढक देते हैं, जिससे भी जो है हमारी नर्सरी सुरक्षित बनी रहती है। और जो है ऊपर से हल्का सा हजारे से किसी से पानी डालते रहते हैं, जिससे कि जो है सही तरीके से सही समय पर जैसे ही नर्सरी अंकुरित हो जाती है तो धीरे धीरे उसको हटा के अलग कर देते हैं और लगभग 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर अपने खेत में जाके हम उसको रोपित कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके। खेतों में खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
कम समय और कम खर्च में तिल की खेती काफी लाभकारी है। अतः जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो उनको बुआई की वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाना होगा, जिसकी जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के संदीप तोमर को। देखें कि ये बरसात का सीज़न या खरीफ का मौसम है, इसमें तिलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। चाहे सोयाबीन है, मूंगफली है, इनकी बुवाई हो चुकी है। अब हम तिल की बात करें तो ये भी काफ़ी कम लागत वाली और अच्छी लाभदायक फसल है। तो तिल की फसल के लिए जो मृदा के चुनाव की बात आती है तो मृदाएं बुलई दुमट मृदा, इसके लिए जलोढ़ मृदा जिसे एलुवियल कहते हैं, सबसे उपयुक्त होती है। अधिक भारी या काली मृदाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें जल निकास की विशेष सुविधा होना मिट्टी में ज़रूरी है और वो बुलई दुमट मृदा में हो सकती है। या खेत असमतल है तो उसे समतल में बोएं, जल भराव नहीं होना चाहिए। इस तरह से उपयुक्त मृदा का चुनाव कर और उसका पीएच भी लगभग 7.5 तक ही उपयुक्त माना जाता है इसके उत्पादन के लिए। अब मृदा के उपयुक्त चुनाव के बाद आती है खेत की तैयारी की। तो हम देखते हैं कि जो भी आपने रबी में फसल ली है उसके बाद खेत की जुताई अच्छी तरह से होना चाहिए। उसके लिए 2 बार हैरो चलाएं, उसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई कर देना चाहिए और पाटा लगा करके खेत को अच्छी तरह से भुरभुरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके जो बीज है वो काफ़ी छोटे साइज का होता है, तो इसलिए ढेले युक्त मृदा इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब बात आती है कि बीज के उपयुक्त चुनाव की। बीज के चुनाव से पहले हम जानें कि इसके लिए अच्छे उत्पादन देने वाली प्रजाति होना चाहिए। अच्छे उत्पादन के लिए हम देखें कि विभिन्न तरह की जो प्रजातियाँ हैं, उत्तर प्रदेश के लिए टाइप 4, टाइप 12, टाइप 13, टाइप 78 ये सबसे उपयुक्त प्रजातियां हैं। और इसके साथ साथ ही शेखर, प्रगति, तरुण, ये 3 प्रजाति और इस तरह से ये सभी उपयुक्त प्रजातियों की बुवाई कर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये उन्नतशील प्रजातियां हैं। इसके साथ साथ हम देखें इसमें बीज की मात्रा की, तो बीज की मात्रा में यदि उपयुक्त जो मात्रा है, यदि आप लाइन से सही से बुवाई कर रहे हैं तो 3 से 4 किलो बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त माना जाता है। बीजोपचार के लिए बात करें, यदि किसी संस्था विश्वविद्यालय से आपने बीज क्रय किया है तो वो बीज उपचार करके ही आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपना घर का ही बीज पिछली साल का उपयोग करना चाहते हैं तो उसका बीज का उपचार जरूर करें। उसके लिए थायरम 1.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अच्छी तरह से बीज को उपचारित कर लें, जिससे कि बीज में जो फंगस के द्वारा बीमारी कोई पड़ती है तो उसको रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ ध्यान देखें कि खाद और उर्वरक की बात करें, इसमें तो अधिक मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए हम इसको कम लागत वाली फसल कहते हैं। तो इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की मात्रा भी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। इसी के साथ साथ ये तिलहनी फसल है, इसीलिए इसमें सल्फर की 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग की जाए तो अच्छे गुणवत्ता युक्त अधिक तेल और उत्पादन मिल सकता है आपको। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें तथा नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा प्रथम निराई गुड़ाई के समय प्रयोग करें। बात बुवाई की आती है, जो विधियां हैं, किसान आमतौर पर हम देखते हैं कि छिड़कवा विधि से इसकी बुवाई करते हैं, परंतु हम कहते हैं कि इसको यदि लाइनों में फर्टिसीडिल से बोया जाए तो बहुत उपयुक्त होता है। लाइनों में पौधे से पौधे की दूरी सही से हो जाती है तो इसकी वृद्धि और विकास के लिए जो एक पर्याप्त मात्रा में जगह सही मिल जाती है हर पौधे को। देखें कि खरपतवार की भी विशेष समस्या आती है, क्योंकि ये खरीफ मौसम की फसल है, इसमें खरपतवार से बहुत हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए हम देखें कि या तो किसान भाई निराई गुड़ाई कर सकते हैं, परंतु कम लागत की बात करते हैं तो इसके लिए खरपतवार नाशी का यदि फसल की बुवाई के समय उपयोग कर दिया जाए तो निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए एलाक्लोर नामक जो खरपतवार नाशी आता है 50% दवा होती है, इसकी लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई के 3 दिन के अंदर यदि आप उपयोग कर देंगे तो कोई भी फसल में खरपतवार नहीं होंगे और आप इसको खरपतवार से मुक्त फसल होने पर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
पशुओं में सिंगरोधन कराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि पशुओं को आपस में लड़ने से सींग टूट जाना, पशुपालकों को घायल कर देना समस्याएं देखी जाती हैं। अतः पशुओं में सिंगरोधन कैसे और कब कराना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के पशु वैज्ञानिक रामजी गुप्ता। किसान भाइयों, सबसे बड़ी जरूरत ये आती है कि सिंगरोधन आखिर क्यों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सिंगरोधन से एक तो जानवरों में जो हार्न कैंसर होने की संभावना रहती है यह पूरी तरह समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट नहीं लगती है। इसके अलावा पशु में जो इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप जानवरों को कम जगह में ज़्यादा रख सकते हैं। और ये सिंगरोधन जो होता है बड़ा आसान सा है। छोटा सा जो जानवर होता है, पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर आप उसके थोड़ा सा सर पे टच करिए, कहीं पर उसको छुइए, जहाँ पर आपको उसका कलिका सी दिखाई पड़े, महसूस हो, वहीं पर थोड़ा सा आप ब्लेड से हल्का सा जगह बना लीजिए। और उसके बाद कास्टिक पोटास का जो विलेन होता है, इस विलेन में रुई को आप भिगो लीजिए और भिगोने के बाद उस रुई को धीरे धीरे करके आप उस पर रब करिए, मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है कि खून सा आ जाएगा, और उस रुई को वहीं पर चिपका के आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जैसे जैसे वो जो है घाव पूर्ता भरता जाएगा, वो अपने आप जो है रुई सूख करके झड़ जाएगी। तो ये छोटे जानवरों पर सिंगरोधन हो। इसके अलावा किसान भाइयों, यदि आपको विलेन नहीं मिलता है तो कास्टिक पोटास की छड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कास्टिक पोटास की छड़ का इस्तेमाल करने का तरीका ये रहता है कि आप जानवर का जहाँ पर बड है उसको थोड़ा सा स्पेस साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करने के बाद कागज़ की सहायता से या उसके होल्डर की सहायता से कास्टिक पोटास की छड़ को अच्छी तरह पकड़ लीजिए। और पकड़ने के बाद जहाँ पर उसका बड है उसी पर रख करके थोड़ी देर जला दीजिए। जलाने के उपरांत क्या होता है कि उससे थोड़ा सा एक विलेन सा निकलेगा, लेकिन उससे जो है आपको अपने जानवर की आँख को बचाना है, क्योंकि यदि आँख में चला जाएगा तो जानवर के अंधे होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, एक डिहार्नर आता है, ये इलेक्ट्रिक डिहार्नर होता है, और इसमें क्या करते हैं कि कास्टिक पोटास और या कास्टिक पोटास का जो विलेन है, इसकी जगह पर हम बड को उसी इलेक्ट्रिक डिहार्नर से जला देते हैं, और जड़ तक जलने के पश्चात फिर इसमें से सींग निकलने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें जरा सी चूक हो गई, क्योंकि अगर थोड़ा पूरी तरह से इसमें जानवर के अगर जड़ तक नहीं जला है, अगर किनारे से भी तो सींग निकल जाता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अगर किसी अच्छे टेक्नीशियन से आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है सिंगरोधन में सफलता मिलेगी। आपने कहीं बड़ा जानवर खरीदा, अब उसमें सिंगरोधन कैसे करें? तो उसके सिंगरोधन के लिए ये है कि आप या तो उसको आरी से काटें, या एक आता है इलस्ट्रेटर, ये एक रबड़ का मोटा सा छल्ला होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप जो कार्य करेंगे वो किसी टेक्नीशियन की ही मदद से करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि जो जानवर जिसका सिंगरोधन करना है, बड़ा जानवर है, उसके सींग पर एक जो है बड़ा सा हम टाइट सा छल्ला चढ़ा देते हैं, और ये छल्ला जो है वो सींग में पोषक तत्वों की आपूर्ति को रोक देता है। और इसके रोकने से क्या होता है कि सींग थोड़े दिन में जो है सूख जाता है, और सूखने के उपरांत आप इसको काट करके अलग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे सुरक्षित और अच्छी विधि है वो इलेक्ट्रिक डिहार्नर ही आता है, लेकिन इसमें ज़रूरत बस एक अच्छे टेक्नीशियन की होती है। किसान भाइयों, इस तरह अगर आप बताए उपायों से सिंगरोधन अपने जानवर का करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जानवर की सुंदरता बढ़ेगी। साथ ही साथ आप कम जगह में अपने ज़्यादा जानवर रख सकते हैं, और इसके अलावा लड़ाई के दौरान एक दूसरे को चोट लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जलालपुर मैनपुरी के सदानंद चौधरी ने। आपने आम की तुड़ाई व पश्चात के प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए। आम तुड़ाई में ध्यान ये रखना है कि आप आमों को किस तरह से तोड़ा, उसके लिए मैंगो हार्वेस्टर यंत्र है। आप जब तुड़ाई करते हैं तो तुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखें कि तुड़ाई करें कैसे, क्योंकि तुड़ाई और यंत्रों के द्वारा भी करते हैं और हाथों के द्वारा भी करते हैं। तो यंत्रों में मैंगो हार्वेस्टर एक यंत्र है जिसकी सहायता से आप तुड़ाई आसानी से कर सकते हैं, और जब आम पक जाता है तो हाथ से तुड़ाई कर सकते हैं। जब हाथ से तुड़ाई करते हैं तो आप इस तरह आम को पकड़ते हैं और हल्का सा घुमाव देते हैं, और जब आम पकने की अवस्था में होता है तो आम तुरंत टूट जाता है। लेकिन जब आप मैंगो हार्वेस्टर से तोड़ते हैं
तो इसको 2 से 3 इंच डंठल के साथ तोड़ाई करें। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो डंठल रहता है इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व 1-2 दिन तक धीरे धीरे फलों को प्राप्त होते रहते हैं, तो फल में तुरंत झटका नहीं लगता। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब फल को आप बिना डंठल के तोड़ते हैं तो 6 सेप निकलता है, जिसको चैपी कहते हैं, और जो फल के ऊपर बहता हुआ एक काला निशान बना देता है, जिससे फलों की बाजार में कम मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि 2-3 इंच यदि डंठल रहेगा तो चैपी धीरे धीरे सूख जाएगी और उसके बाद फलों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, आप इसके बाद दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यदि मान लो बिना डंठल के फल आ भी गए हैं तो तुरंत उनको उल्टा करके रख देते हैं, या थोड़ा प्री कूलिंग के रूप में उनको पानी में डाल देते हैं, और पानी में डालने के बाद 1-2 घंटे पानी में डालने के बाद या किसी छायादार स्थान पर ढेर लगा के रख देते हैं। किसान भाइयों, फलों को तोड़ाई के बाद आप उनको 1-2 घंटे के लिए पानी में डाल देते हैं या उनको छायादार स्थान पर रख देते हैं। इसको प्रक्रिया को प्री कूलिंग कहते हैं, जिससे क्या होता है जब वातावरण का तापक्रम अधिक होता है और जिससे कि फलों का तापक्रम भी बढ़ जाता है, जब हम भंडारण में रखते हैं या पैकिंग करते हैं तो उस पर भंडारण गृह पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्री कूलिंग करना अति आवश्यक होता है। सावधानी ये रखें कि आप जब कहीं पैकिंग करेंगे तो पैकिंग करते समय लोकल मार्केट के लिए या बाहर भेजने के लिए उद्देश्य के अनुसार पैकिंग करें। लोकल मार्केट के लिए आप कोरुगेटेड प्लास्टिक के बॉक्स जो आते हैं, गनी बैग्स का प्रयोग कर सकते हैं या प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप बाहर के बाज़ारों में भेजना होता है तो आप कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड के बने हुए बक्सों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बक्से आकार में हल्के होते हैं, वजन छोटा रहता है। इनका 1 किलो, 2 किलो या 10 किलो की पैकिंग कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, रिसाइकिल में प्रयोग आ सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में कॉल भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।